देखो बेटा, तो आज मैंने आपको बताया था, हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है, करंट के कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो तरीके होते हैं, फॉर्मूले जो भी हम ड्राइव कर रहे हैं। तो दो लॉ है, एक पीछे मैंने लॉ बताया था पिछली क्लास में, वो बायड सेवर्ट लॉ था। तो बायड सेवर्ट लॉ कई जगह एप्लीकेबल होता है, कई जगह एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। दूसरा लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे बायड सेवर्ट लॉ को आप सोलेनॉइड और टोरॉइड में आसानी से नहीं लगा पा सकते, तो बड़ी दिक्कत होती है। यानी सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और टोरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमें ड्राइव करना है, फाइंड करना है, तो हम बायड सेवर्ट लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ ही यूज करना पड़ता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ दो लॉ है, बायड सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा इजी होता है। तो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ समझते हैं क्या कहता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, मान लो आप कोई क्लोज लूप ले लो। तो देखो, क्लोज लूप तो कुछ भी हो सकता है। क्लोज लूप तो आपका एक सर्कुलर लूप भी हो सकता है, क्लोज लूप कोई इरेगुलर क्लोज लूप हो सकता है, ये भी क्लोज लूप ही है। ठीक है। क्लोज लूप तो आप कोई रेक्टेंगुलर लूप भी ले सकते हो, तो एक रेक्टेंगुलर लूप भी आपका क्लोज लूप है। क्लोज लूप लेने के लिए तो आप एक स्क्वायर भी ले सकते हो, तो ये भी एक क्लोज लूप है। और क्लोज लूप लेने के लिए तो आप कोई भी एक ट्राइंगल टाइप ले लो, ये भी क्लोज लूप है। तो ये सारे क्लोज लूप है। ठीक है। हमारा क्लोज लूप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हमारा क्लोज लूप स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, ट्राइंगल शेप का भी क्लोज लूप हो सकता है, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, पर होना क्लोज लूप चाहिए। ज्यादातर हम जो लेते हैं वो सर्कुलर क्लोज लूप लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्कुलर क्लोज लूप लेते हैं। तो एक लूप लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है? लूप लेना पड़ता है। कैसा लूप होना चाहिए? क्लोज लूप होना चाहिए। तो हमने एक क्लोज लूप ले लिया, ये सर्कुलर क्लोज लूप है। कैसा क्लोज लूप है? सर्कुलर क्लोज लूप है। ये क्लोज लूप है, सर्कुलर है, ऐसे रखा हुआ है, सर्कल के रूप में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। ऐसे नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है, सर्कुलर है। ठीक है। तो ये सर्कुलर क्लोज लूप ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। ये आपको ओवल लग रहा है, पर ये ओवल नहीं है, क्योंकि ऐसे रखा हुआ है, 3D फिगर बना रखी है, इसलिए है ये सर्कुलर। पर हमने इसको इस तरीके से नहीं रख के, हमने ऐसे रख रखा है। ठीक है। इसके अंदर से मान लो कोई वायर पास कर रही है, तो इसके अंदर से ये एक स्ट्रेट वायर है, और काफी लंबी स्ट्रेट वायर है। ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी कह सकते हो, या वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी कह सकते हो। तो ये एक वायर है, कैसी वायर है बेटा? स्ट्रेट वायर है, काफी लंबी स्ट्रेट वायर है, तो वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर या इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसमें करंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मान लो इस समय वायर में करंट जो है फ्लो कर रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है, और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आपकी है क्या? ये आपकी एक वायर है। ये आपकी क्या है? वायर है। और ये कैसी वायर है? ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। कैसी वायर है? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी कह सकते हो, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी कह सकते हो। करंट कैरिंग वायर है, और इसमें करंट किधर जा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ जा रहा है, और करंट कितना है? आई करंट। कितना है? आई करंट है। तो आपको पता है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, तो आप अपना राइट हैंड लो। आप अपना राइट हैंड लोगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, तो थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखो। तो फिंगर किधर जा रही है बेटा? फिंगर अंदर जा रही है। आप देखो, मैंने राइट हैंड लिया, राइट हैंड में ये फिंगर है हमारी, ये थंब है। थंब को मैंने किधर रखा? करंट की डायरेक्शन में रखा है, करंट ऊपर जा रहा है, थंब। और फिंगर किधर जा रही है तब? फिंगर अंदर जा रही है। तो अगर मैं यहाँ इस लूप पे एक पॉइंट लू, मान लिया मैंने ये लूप है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस लूप पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया? पी पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया? पी पॉइंट ले लिया। तो ये हमारा एक क्लोज लूप है। कैसा है? सर्कुलर है।
ये हमारा एक क्लोज लूप है, कैसा है, सर्कुलर लूप है, और ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा पी पॉइंट पे? बिल्कुल होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर जगह होगा। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, यहाँ कोई पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, यहाँ पी पॉइंट है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B3 होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लूं, क्यू पॉइंट ले लूं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B4 होगा। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब पी पॉइंट पे किधर मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, फिंगर किधर जा रही है बेटा, फिंगर अंदर जा रही है, इनवर्ड नॉर्मल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे होगा वो अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड नॉर्मल हो, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये ऊपर नहीं है, कभी सोचो ऐसे ऊपर है, ये ऊपर नहीं है बेटा, ये क्या है, अब बोर्ड ऐसे है तो मैं क्या करूं, ये बोर्ड के अंदर है, इस लूप के टेंजेंशियल है और इनवर्ड नॉर्मल, इस लूप के टेंजेंशियल है और इनवर्ड नॉर्मल है, ठीक है। इस लूप का मैं छोटा सा एलिमेंट, मान लो पूरे लूप की लेंथ कितनी है, L है, मान लिया पूरे लूप की लेंथ कितनी है, L है। तो इस ये जो पी पॉइंट है, इस एक छोटे से लूप का, अगर मैंने आपको बता रखा है ये मान लो पूरा लूप है और लूप की टोटल लेंथ कितनी है, L है, तो इसका छोटा सा अगर मैं टुकड़ा लूं, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लूं मैं, तो इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, DL होगी, कितनी होगी, DL। तो मान लो पूरा जो ये लूप है, ये सर्कुलर लूप है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L है। तो पी पॉइंट में मैं छोटा सा क्या ले रहा हूँ, एक एलिमेंट ले रहा हूँ, टुकड़ा ले रहा हूँ इसका, इसकी लेंथ कितनी होगी, DL होगी, कितनी होगी भाई, DL होगी। तो इसकी लेंथ DL होगी, इसकी लेंथ DL होगी, यानी ये ऐसे पूरा लूप था, इसमें मैं यहाँ पे ये छोटा सा एक क्या ले रहा हूँ, एलिमेंट ले लिया, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है DL। पूरे लूप की लेंथ कितनी थी, पूरे लूप की जो पूरा जो सर्कुलर लूप है उसकी लेंथ L है, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, DL होगी, कितनी होगी, DL होगी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, अगर मैं फॉर्मूले में समझाऊं तो फॉर्मूला ही लिखेंगे, फॉर्मूला ही स्टेटमेंट है। वो कहता है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट डॉट प्रोडक्ट डीएल, डीएल इस सर्कुलर लूप की छोटी सी लेंथ, डीएल भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा, बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा, तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब है इंटीग्रेशन, उसका मतलब होता है ओवर क्लोज लूप, पूरे लूप के लिए। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन और इसका मतलब है ओवर क्लोज लूप, पूरे लूप के लिए। तो बी डॉट डीएल, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पे, पी पॉइंट पे। डीएल क्या है, लूप की छोटी सी लेंथ है, कितनी लेंथ है, डीएल। हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे सर्कुलर लूप के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये पूरे सर्कुलर लूप यानी क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स, कितने टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्या है बेटा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, कौन है, हेलो, दिक्कत हो रही है क्या कोई, हेलो भास्कर, नो सर। फिर फोन किया था क्या बेटा, हेलो।
भास्कर, तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा। तो B.dl का इंटीग्रेशन, B.dl का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, वो किसके बराबर है? वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम। म्यू नॉट क्या होता है बेटा? म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास करता है, परमिट करता है, उसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। लूप के अंदर से टोटल करंट कितना पास कर रहा है? तो लूप के अंदर से टोटल करंट पास कर रहा है आई। तो टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, यही एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट भी है कि एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। यानी फॉर्मूला ही स्टेटमेंट है। इसको हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड के कई नाम होते हैं बेटा। बी जो है मैंने बताया, इसे मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कुछ भी बोलो, सारे इसी के नाम है। तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, और बी डॉट डीएल तो ये लाइन हो गई, क्योंकि लूप एक लाइन ही है। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे क्लोज लूप के लिए, तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर ए क्लोज लूप, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का पूरे क्लोज लूप के लिए, वो हमेशा बराबर होता है किसके? म्यू नॉट टाइम्स जितना टोटल करंट उस लूप के अंदर से पास कर रहा होता है। तो ये इसकी स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, या आप बोल सकते हो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन over a closed loop is equal to mu naught times the total current passing through the loop। ठीक है, थोड़ा आराम से एक बारी और बोलो। क्या हुआ ईसा? थोड़ा आराम से बोलो। लाइन इंटीग्रल क्या? बेटा सुन, ये स्टेटमेंट है, रटनी है, स्टेटमेंट से कुछ लेना ही नहीं है। इसका होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर ए क्लोज लूप, जो लेफ्ट साइड है, और वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। मतलब ये फॉर्मूले को ही स्टेट कर रहे हैं, कोई नई चीज स्टेट नहीं कर रहे। ये लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या है? बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन है ना, वो सर्कल का मतलब होता है क्लोज लूप के लिए। ये है, ये लेफ्ट साइड पे क्या है? बी डॉट डीएल, तो बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन पूरे क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रेशन जो हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का पूरे क्लोज लूप के लिए, वो हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स जितना टोटल करंट लूप के अंदर से पास कर रहा होता है। यानी ये फॉर्मूला ही स्टेटमेंट है, इसको तो याद ही करना है, मैंने भी रट रखी है, कोई मैं समझा तो नहीं रहा। इधर देख, अब देखो एक और चीज देखते हैं, टोटल करंट जो है, मतलब ये फॉर्मूला, इसको दो स्टेटमेंट में लिख देते हैं अलग अलग बुक में कि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, या बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। एक ही बात है, इस फॉर्मूले को स्टेट कर रहे हैं। नहीं भी आए तो आप खुद ही समझ सकते हो, हिंदी में बता दे तुम्हें समझ आ जाएगा। जी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ जो लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, जो लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे क्लोज लूप के लिए जो कर रहे हैं, वो हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स जितना करंट लूप के अंदर से पास कर रहा होता है। ठीक है, अब मान लो बहुत सारे, अगर इसमें करंट I1 होता
तो म्यू नॉट टाइम्स I1 लिख देते। अगर इसमें करंट I2 होता तो म्यू नॉट टाइम्स I2 लिख देते। अगर इसमें दो करंट होते, एक और वायर ले लेता हूं मैं इसके अंदर, मैंने एक और वायर ले ली इसके अंदर, ये लो, और इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, और कितना करंट है इसमें भी मान लो I1 है, उसमें I2 है, तो अब कितना हो जाएगा? तो अब ध्यान देना, टोटल करंट की बात होती है यहाँ, टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, तो कितना हो जाएगा? यानी म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। और ये टोटल करंट बहुत जरूरी आपको समझना है, ये वो करंट होगा जो लूप के अंदर से जा रहा है, ये वो करंट नहीं होगा जो लूप से बाहर जा रहा है। लूप से बाहर चाहे दुनिया भर का करंट हो, जा रहा हो, फ्लो कर रहा हो, उससे हमें लेना देना नहीं है, लूप के अंदर से कितना करंट पास कर रहा है। तो इस केस में टोटल करंट जो आएगा ना लूप का, वो ये आएगा, टोटल करंट इस केस में जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। देखो I1 भी ऊपर जा रहा है, I2 भी ऊपर ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, I1 भी ऊपर, I2 भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, और दोनों ही लूप के अंदर से पास कर रहे हैं। तो टोटल करंट होगा I1 प्लस I2, यही है। तो टोटल करंट I1 प्लस I2 होगा। तो I टोटल की जगह क्या लिखेंगे हम? I टोटल की जगह लिख देंगे I1 प्लस I2, यही है। मान लो अगर ऐसे हो जाता, I1 ऊपर होता और I2 की डायरेक्शन नीचे होती, I1 अगर ऊपर की तरफ होता और I2 की डायरेक्शन किधर होती? नीचे की तरफ होती, तब आप लिखते क्या? I1 को पॉजिटिव ले लेते, I2 को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। तो I1 तो ऐसे लिखते तब हम कि I1 प्लस I2 तो होता ही होता, और इनके अब हम साइन भी डालते। I1 ऊपर है तो ऊपर वाला क्या लेंगे? पॉजिटिव, और I2 नीचे है तो नीचे वाला क्या लेंगे हम? नेगेटिव। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा? तो टोटल करंट आ जाएगा आपका कितना? टोटल करंट आएगा I1 माइनस I2। तब यहाँ टोटल करंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स I1 नहीं होगा, म्यू नॉट टाइम्स I2 नहीं होगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। कितना टोटल करंट लूप के अंदर से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? तब वो हो जाएगा I1 माइनस I2, ये आ जाएगा। मान लो एक और लूप ले ली, एक और वायर ले ली मैंने इसके अंदर से, ये लो एक और वायर ले ली, और इसमें करंट ऊपर ही जा रहा है, कितना जा रहा है? I3। अब कितना हो जाएगा टोटल करंट? तो अब कितना हो जाएगा टोटल करंट? फिर वही टोटल करंट की बात होती है, म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट। बात तो यही कह रहे हैं। बी क्या है? आप खुद ही स्टेटमेंट भी याद कर सकते हो। बी है मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। सारे के सारे इसी के ही नाम है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो किसके साथ? लाइन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। यहाँ जो लाइन है भाई, लाइन तो एक सीधी होती है, पर यहाँ जो लाइन है वो एक लूप है। भाई लाइन को अगर मैं घुमा के मोड़ के इसको एंड टू एंड जोड़ दूं तो लूप हो गया ना। तो यहाँ लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। तो लाइन की लेंथ कितनी होगी? L होगी। छोटी सी लाइन की लेंथ कितनी होगी? DL होगी। तो DL के साथ इसको क्या कर रहे हैं हम? इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसे कहते हैं, ठीक है, ये B डॉट DL है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। और पूरे ये जो लाइन होनी चाहिए, ये एक लूप होना चाहिए, यानी ये क्लोज लूप होना चाहिए, ओपन लूप नहीं होना चाहिए, ओपन लूप नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज लूप। इसलिए हम ये लगाते हैं, इसका मतलब क्लोज लूप के लिए। ये जो है ये इंटीग्रेशन के लिए, और ये मतलब क्लोज लूप के लिए हो गया। तो इसको ही बोलते हैं हम, इसे हम B डॉट DL का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, B डॉट DL का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बोलते हैं, या बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर क्लोज लूप। वो हमेशा बराबर होता है किसके? म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट जो लूप के अंदर से क्या कर रहा है? पास कर रहा है, टोटल करंट जो लूप के अंदर से पास कर रहा है। तो ये फॉर्मूला ही तो स्टेटमेंट है बेटा, ये फॉर्मूला जो है एम्पियर सर्किटल लॉ का, यही तो स्टेटमेंट है। अब देखो, अब कितना हो जाएगा टोटल करंट? टोटल करंट अब अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल करंट की वैल्यू? तो अब निकाल सकते हैं हम टोटल करंट।
तो जो करंट ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो नीचे आ रहा है नेगेटिव। देखो ऐड तो सारा, जो भी लूप के अंदर से करंट जा रहा है सबको ऐड करना है। I1 भी लूप के अंदर से जा रहा है, I2 भी लूप के अंदर से जा रहा है, I3 भी लूप के अंदर से जा रहा है, सब लूप के अंदर से। तो I1 भी लूप के अंदर, I2 भी लूप के अंदर, I3 भी लूप के अंदर। I1 ऊपर, I2 नीचे, I3 ऊपर, सबको ऐड ही करना है पर साइन के साथ। जो ऊपर जा रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो नीचे आ रहे हैं उनको नेगेटिव। I1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, I3 क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा टोटल करंट, कितना आ जाएगा टोटल करंट आपका आ जाएगा कितना, सॉरी I3 भी पॉजिटिव रहेगा, I3 भी ऊपर ही है ना, समझ लो। ऊपर वाले जो करंट होंगे, ऊपर की तरफ जो करंट जा रहा है लूप के अंदर से वो पॉजिटिव, तो ऊपर जा रहा है I1 और I3, तो I1 भी पॉजिटिव और I3 भी पॉजिटिव, और I2 नीचे आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, जो नीचे आ रहा है लूप के अंदर से वो नेगेटिव। तो जो भी करंट लूप के अंदर से ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, जो नीचे जा रहा है वो नेगेटिव। उल्टा भी कर सकते हो इसको, लेकिन अभी ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। ऊपर वाला नेगेटिव लेके नीचे वाला पॉजिटिव भी ले सकते हो, पर अभी आप जो स्टेट याद कर लो कि ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा I1 माइनस I2 प्लस I3, ये हुआ टोटल करंट, ये हुआ टोटल करंट। ये वैल्यू वहां डलेगी। मान लो लूप के बाहर भी मैं एक वायर ले लूं, ये लो लूप के बाहर आ गई ये वायर, और इसमें भी करंट है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो। मान लो I4 करंट है, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। तो ध्यान देना, इसको टोटल करंट में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लूप के अंदर से नहीं जा रहा है, ये लूप के अंदर से नहीं जा रहा है, ये लूप के बाहर है। ये 3 वायर लूप के अंदर है, ये चौथी वायर लूप के क्या है, बाहर है। तो फर्स्ट वायर कंसीडर करेंगे, इसका करंट कंसीडर करेंगे क्योंकि लूप के अंदर से पास कर रहा है। सेकंड वायर का करंट कंसीडर करेंगे क्योंकि लूप के अंदर से पास कर रहा है। थर्ड वायर का करंट कंसीडर करेंगे क्योंकि लूप के अंदर से पास कर रहा है। लेकिन फोर्थ वायर जो है वो लूप के बाहर है, इसलिए उसके करंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट थी, और ये एम्पियर सर्किट का लॉ है और बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। अप्लाई करते जाओगे, एप्लीकेशन ही आनी, अप्लाई करते जाओगे आपको आ जाएगा, बड़े आसानी से आ जाएगा। देखते हैं इसको, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर, या कह दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर लिखो, या वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लिखो, या इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर, यानी कुछ भी लिख सकते हो, वो ऐसे भी लिख देंगे, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर, वेरी लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर। उसकी वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम फाइंड करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या कहो स्ट्रेंथ, कुछ भी कहो, फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, इंटेंसिटी, इंडक्शन, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादातर फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं या फील्ड इंडक्शन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर हम निकालते हैं। ये हमें निकालना है। कौन सा लॉ लगाएंगे बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। निकलने को तो ये बायट सावर्ट लॉ से भी निकल जाएगा, पर वो बहुत ही, ठीक है, एक तो एनसीईआरटी में नहीं है और दूसरा वो काफी लेंथी है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला हम यूज करेंगे कभी न्यूमेरिकल के लिए, एंट्रेंस या वैसे भी आ जाता है, लेकिन इसको हम ड्राइव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। बहुत आसान है। मान लो ये एक आपकी स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग बोलो, इनफाइनाइट लॉन्ग बोलो, वेरी लॉन्ग बोलो, कुछ भी बोलो, स्ट्रेट वायर है। अब इसमें करंट भी है। मान लो करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ करंट है। कितना करंट है भाई,
आई करंट है। तो इसके आसपास हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके आसपास हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग दिखाना है तो मैं यहाँ ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि भाई ये काफी लंबी वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ये एक्स और ये क्या हो गया वाई। तो एक्स वाई आपकी एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। कितना करंट है भाई इसमें, इसमें करंट ऊपर जा रहा है और कितना करंट है, आई करंट है। कितना करंट है, आई करंट है। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके आसपास यहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ होगा मैग्नेट, हर जगह होगा। जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। बहुत सारे पॉइंट ले लो, एम एन ओ पी, ये बहुत सारे पॉइंट ले लिए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मान लो एम पे B1 है तो ज्यादा होगा क्योंकि पॉइंट पास है वायर के, करंट कैरिंग वायर के। एन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा क्योंकि पॉइंट दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया कहाँ से, वायर से। ओ पे B3 होगा, पी पे B4 होगा, ऐसे ही होगा। दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, हम तो किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मान लो मेरा इंटरेस्ट है, यहाँ एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया पी पॉइंट, और मैं चाहता हूं कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना। मैं चाहता हूं इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करना। कुछ तो होगा मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, वो कितना है उसका फॉर्मूला ड्राइव करना, उसको फाइंड करना। करते हैं फाइंड। ठीक है, पी पॉइंट इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या क्या बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है। पी पॉइंट का स्ट्रेट वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, वो कितना है, मान लो वो ले लिया हमने आर। आर क्या है बेटा, आर जो है वो पॉइंट का डिस्टेंस, आर जो है वो पी पॉइंट का डिस्टेंस, आर जो है वो पी पॉइंट का डिस्टेंस है। कहां से पी पॉइंट का डिस्टेंस है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से पी पॉइंट का क्या है, डिस्टेंस, यही है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं एक क्लोज लूप बनाना चाहता हूं। तो क्लोज लूप आप कैसा भी बना सकते हो बेटा, ध्यान देना है, क्लोज लूप आप कैसा भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर कोशिश करनी होती है, सबसे पहले कोशिश करो सर्कुलर पॉसिबल है तो सर्कुलर लूप बनाओ। अगर सर्कुलर पॉसिबल नहीं है तो आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बना सकते हो। चाहे रेक्टेंगुलर बनाओ चाहे स्क्वायर बनाओ, उससे तो फर्क नहीं बनता, क्योंकि जहां रेक्टेंगुलर बनेगा वहां स्क्वायर भी बनेगा, जहां स्क्वायर बनेगा वहां रेक्टेंगुलर भी बनेगा। तो चाहे आप स्क्वायर लूप बनाओ चाहे आप रेक्टेंगुलर लूप बनाओ, जहां पे स्क्वायर लूप बनेगा वहां रेक्टेंगुलर भी बनेगा, जहां रेक्टेंगुलर वहां स्क्वायर। तो वो तो बात है। सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा कैसा क्लोज लूप बनाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर सर्कुलर क्लोज लूप पॉसिबल है तो हम उसी को बनाएंगे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन इजी है। और दूसरा, जो लूप होना चाहिए, लूप के ऊपर हमारा पॉइंट लाई करना चाहिए, हमारा पॉइंट जो है वो लूप के ऊपर होना चाहिए। तो जहां से लूप गुजरे उसके ऊपर ही पी पॉइंट पड़ना चाहिए। तो आर को रेडियस मान के, आर को रेडियस मान के पी पॉइंट से क्या बना दूंगा मैं, सर्कुलर लूप बना दूंगा। क्या बना दूंगा मैं, सर्कुलर लूप बना दूंगा। तो मैंने ये सर्कुलर लूप बना दिया। तो आर को क्या मान के बेटा, आर को रेडियस मान के, और मैंने एक सर्कुलर लूप बना दिया, और इस तरीके से सर्कुलर लूप बना दिया कि पी पॉइंट उसी पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो पी पॉइंट उसी पे लाई कर रहा है। आप कहोगे तो ओवल शेप है, ओवल नहीं है भाई, ये ऐसे वायर जा रही है और ये रहा लूप, ये ऐसे लूप हो गया, तो लूप के अंदर वायर आ गई और लूप के ऊपर ही एक पी पॉइंट है भाई, लूप के ऊपर ही एक पी पॉइंट है, ये इस तरीके से। तो 3D में हो गया, ऐसे नहीं है ये, ऐसे है, और इसके अंदर ये वायर है। ठीक है, और लूप के ऊपर पी पॉइंट है। तो अब देखो एक और चीज, अगर आप देखोगे तो अगर मैं राइट हैंड लूं और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूं तो फिंगर किधर जाएगी, अंदर, इनवर्ड। राइट हैंड लिया, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर जो है वो पी पॉइंट पे किधर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, बी होगा।
होगा मैग्नेटिक फील्ड, जीरो नहीं होगा, कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू ही फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला यानी रिलेशन ही फाइंड करना है। पर डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड नॉर्मल होगी। किधर होगी? इनवर्ड नॉर्मल होगी। राइट हैंड लिया, थंब की डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड नॉर्मल। छोटा सा इसका लूप का एलिमेंट भी ले लेते हैं, तो लूप का छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, एकदम छोटा सा एलिमेंट। ये मैंने लूप का एलिमेंट भी ले लिया, ये लूप का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, ठीक है। और फ्रेगमेंट बोल दो तो बहुत छोटा सा है, तो वो कितनी लेंथ का ले लिया मैंने? डीएल लेंथ का ले लिया। कितनी लेंथ का ले लिया? डीएल लेंथ का ले लिया। तो डीएल लेंथ का ले लिया, तो वो डीएल लेंथ का जो लिया वो कैसे लेंगे? ऐसे घुमाएंगे, राइट हैंड लेना, थंब की डायरेक्शन में करंट रखना, या करंट की डायरेक्शन में थंब रखना, और आप घुमाते जाओ फिंगर को। तो फिंगर घूम के किधर आएगी? अंदर आएगी। फिंगर घूम के किधर जा रही है? अंदर जा रही है। तो ये बी है, ये डीएल है। तो अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, ध्यान देना। एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके हिसाब से क्या होगा? वही स्टेटमेंट अभी पढ़ी थी हमने। भाई ये क्लोज लूप है, बिल्कुल है। यहाँ पे पी पॉइंट है, बिल्कुल है। इस पी पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर की वजह से है, कितनी है? बी है। कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड नॉर्मल। बोर्ड के अंदर टेंजेंशियल है, इनवर्ड नॉर्मल है। बोर्ड के अंदर है, टेंजेंशियल, इनवर्ड नॉर्मल है। ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे वायर से? आर डिस्टेंस पे। वायर में कितना करंट है? आई करंट है। ये लूप ने करंट है, ये करंट लूप के अंदर से पास कर रहा है, बिल्कुल पास कर रहा है। ये करंट लूप के अंदर से ही पास कर रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट में, बी जो वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन पूरे क्लोज लूप के लिए करना है, तो क्लोज लूप के लिए ऐसे दिखाते हैं, क्लोज लूप इक्वल टू, बाहर क्या है इस समय? ये वायर किसके अंदर है? पानी के अंदर है? नहीं है, ये वायर इस समय हवा के अंदर। एयर या वैक्यूम ले लो, एयर या वैक्यूम, चाहे वैक्यूम का हो चाहे एयर का हो, दोनों की परमिएबिलिटी सेम होती है। एयर की वैक्यूम की लगभग परमिएबिलिटी सेम है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सेम होती है। जितना मैग्नेटिक इफेक्ट एयर अपने अंदर से पास करती है, उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट वैक्यूम भी अपने अंदर से पास करता है। तो म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, मैंने बताया था, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, एयर में है। तो अगर वाटर में होती तो म्यू नॉट नहीं आता, एयर में है, मीडियम एयर है, तो क्या आएगा? म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। लूप के अंदर से टोटल कितना करंट पास कर रहा है? तो लूप के अंदर से जो टोटल करंट पास कर रहा है, द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। और टोटल करंट कितना पास कर रहा है लूप के अंदर से? तो टोटल करंट आई पास कर रहा है, किसके अंदर से? लूप के अंदर से। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ हो गई खत्म। तो अब हम इसको जल्दी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करो, अपने आप ही आ जाएगा। करते हैं बेटा इसकी इंटीग्रेशन। अब देखो करते चले जाते हैं, इसी को सॉल्व कर देता हूं मैं। बी डॉट डीएल है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा। याद करो भाई, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए डॉट बी है, तो क्या लिखते हो आप? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी डीएल कॉस थीटा। थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, डीएल भी अंदर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड नॉर्मल, डीएल भी इनवर्ड नॉर्मल, तो दोनों के बीच जो एंगल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो थीटा कितना हो गया भाई? जीरो। तो थीटा जीरो। कॉस जीरो कितना होता है भाई? कॉस जीरो 1 होता है, तो कॉस जीरो 1 है। लिखो या मत लिखो, तो कॉस जीरो 1 है, नहीं लिखा मैंने। अब ये पी पॉइंट इस लूप में कहीं चला जाए, ये पी पॉइंट यहाँ चला जाए,
ये पी पॉइंट यहाँ चला जाए, ये पी पॉइंट यहाँ चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, क्योंकि लूप सर्कुलर है तो पी पॉइंट का वायर से डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है, क्योंकि लूप हमारा कैसा है, सर्कुलर है। तो पूरे लूप पे ये पी पॉइंट कहीं पे भी हो उसका वायर से डिस्टेंस बदलेगा नहीं। इसका मतलब पूरे लूप पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। डायरेक्शन अलग अलग होगी अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा ओवर क्लोज लूप, क्योंकि लूप हमारा सर्कुलर है। लूप हमारा सर्कुलर है तो पूरे लूप पे पी पॉइंट कहीं पे भी हो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आ गया। और डीएल को आप इंटीग्रेट करो, जब डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो पूरे लूप की लेंथ आएगी, पूरे लूप की लेंथ आएगी, और पूरे लूप की जो लेंथ होगी यानी इंटीग्रेशन डीएल, तो इंटीग्रेशन डीएल जो होगा वो पूरे लूप की लेंथ होगी, और पूरे लूप की लेंथ मतलब पूरे लूप का सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में आ जाएगा 2 पाई आर। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पे, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के जस्ट बगल में कोई पॉइंट पी हो जो उससे कितने डिस्टेंस पे हो, आर डिस्टेंस पे हो, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। बेटा आया समझ, ये नहीं आया, हेलो, अरे आया समझ, आ गया। यस सर। चलो ये ना खत्म होने वाली है 1 मिनट में, और ना मैं दूसरी बना के भेज रहा हूँ, मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है। ये थोड़ा और है वो भी करते हैं। ये 2 लॉ आ गए ना, देख बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। इस चैप्टर में जो टफ है, इस चैप्टर में फिजिक्स टफ नहीं है। इस चैप्टर में ना डायरेक्शन अगर नहीं लेनी आएगी ना तो दिक्कत होगी आपको, और हमेशा आप डायरेक्शन की वजह से आपकी गलतियां होंगी। यानी वैसी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन आपको आ जाए लेनी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में डायरेक्शन का बहुत रोल है, पिछले चैप्टर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये थोड़ा पढ़ाने में टफ है क्योंकि 3D ही फिगर होती है और डायरेक्शन थोड़ी दिक्कत करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये 2 लॉ अगर आपको आ गए, बाइट चार्ट लो, एम्पियर सर्किट कर लो, तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 लॉ है और मेन 2 टॉपिक है, एक तो आपका साइक्लोट्रॉन है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब देखो इसमें तो बहुत सिंपल था, इसमें हमने कुछ ज्यादा बड़ा किया, मैंने आपको बताया। अगर जल्दी से एक बार देखो तो याद हो जाएगा एकदम से। ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी, तो काफी लंबी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी, ठीक है। और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, तो करंट किधर फ्लो कर रहा था, मान लो ऊपर करंट फ्लो कर रहा था, कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई। इसके जस्ट बगल में कोई पॉइंट हमने लिया पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरी एम है कि इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन निकालना, रिलेशन निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड पर कितना है उसका फॉर्मूला ड्राइव करना, एक्सप्रेशन निकालना। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पी पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस है वायर से वो कितना है, पी पॉइंट का जो वायर से डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। ये पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, कहाँ से, वायर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये है। अच्छा, अब हमें पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पी पॉइंट से होता हुआ एक लूप बनाना है, पी पॉइंट से होता हुआ एक लूप बनाना है। लूप कैसा भी बना सकते हैं, पर लूप वो बनाएंगे जिसमें इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। सर्कुलर लूप में एक बार में इंटीग्रेशन हो जाएगा, रेक्टेंगुलर लूप में 4 बार तोड़ तोड़ के इंटीग्रेशन होगा, इरेगुलर लूप में इंटीग्रेशन होगा ही नहीं पॉसिबल। इसलिए ये रिलेशन तो ट्रू होगा पर आप एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश रहनी चाहिए आपकी हमेशा सर्कुलर लूप लो। तो सर्कुलर मैंने लूप बना दिया आर रेडियस का मान के, और उस लूप पे पी पॉइंट आना चाहिए, उस लूप पे पी पॉइंट आना चाहिए। अब हमने राइट हैंड लिया, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, थंब की करंट की डायरेक्शन में थंब रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। ये आप कहोगे ऊपर दिखा रहे हो सर, ऊपर नहीं है भाई, ये टेंजेंशियल है, और इस लूप के क्या है, टेंजेंशियल है, टेंजेंट है इस लूप पे, और इनवर्ड नॉर्मल। और ये छोटा सा इसका एक टुकड़ा भी लेंगे,
ये पूरा जो लूप है इसकी एक छोटा सा टुकड़ा, वैसे तो कहीं पे भी ले सकते हैं, कितनी लेंथ का dl, पर हमें कहाँ निकालना है, हमें तो p पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, कितना dl, किस पॉइंट पे लिया भाई, p पॉइंट पे लिया, यही है, तो ये p पॉइंट पे लिया। तो आपको फिर वही एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना था, हमने देखा था b डॉट dl का इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप कितना था, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, लूप में से कितना करंट पास कर रहा है, अगर लूप में से करंट पास नहीं कर रहा, जीरो करंट है तो नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ तो लूप के अंदर से करंट पास कर रहा है, कितना करंट पास कर रहा है, टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप होता है, तो टोटल करंट कितना पास कर रहा है, आई इसमें से करंट पास कर रहा है, कितना करंट है। फिर हमने कुछ नहीं किया, ये एम्पियर सर्किटल लॉ था, ये स्टेटमेंट थी, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ करके हमें पता है, अब देखो क्या होगा भाई, बी भी अंदर की तरफ है टेंजेंशियल, डीएल भी अंदर की तरफ है टेंजेंशियल, तो बी डॉट डीएल को क्या लिखेंगे, बी डीएल कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और डीएल के बीच का एंगल है, बी भी अंदर डीएल भी अंदर, तो थीटा कितना, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो 1 लिखो मैं। पी पॉइंट इस पूरे लूप में कहीं चला जाए, सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा पूरे क्लोज लूप पे, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और पूरे लूप को इंटीग्रेट कर दो, यानी इंटीग्रेशन डीएल, यानी छोटे छोटे एलिमेंट पूरे लूप के जोड़ दो, तो पूरे लूप की क्या आ जाएगी लेंथ, पूरे लूप की जो लेंथ होगी, पूरे लूप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2πr, 2πr पूरे लूप की क्या होगी, लेंथ होगी, 2πr पूरे लूप की क्या होगी, लेंथ होगी, यही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ जाएगा, 2πr, आई क्या है भाई, करंट, ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और उसके अगल बगल कोई पॉइंट पी है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, जो कि r डिस्टेंस पे है, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, r क्या है, पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट वायर से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई करंट, यही हो गया। इसको कई बुक में ऐसे भी लिख देते हैं, ये I/R है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4π हो जाएगा। तो कई बुक में ऐसे भी लिख देते हैं कि b इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन में 4π 2i/r, तो ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो। अब अगर ये फाइनाइट लेंथ की वायर होती तो क्या होता, तब कितना आता मैग्नेटिक फील्ड, वो देखते हैं। फाइनाइट का सिर्फ मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला वैसे बायट सावर्ट लॉ से है, पर वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए अगर समय होगा तो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। इसमें देखते हैं बेटा, अगर फाइनाइट लेंथ का ले लेते हैं भाई, इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो हमने ले लिया, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी तो हमने देख लिया करंट कैरिंग वायर थी, लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर फाइनाइट लेंथ की है, उसकी एक डेफिनेट लेंथ है, प्रॉपर लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है, तो अगर एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, मान लो इसकी एक फाइनाइट लेंथ है, ठीक है, कितनी फाइनाइट लेंथ है, टोटल फाइनाइट लेंथ इसकी ले लेते हैं एल लेंथ है, तो ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट कितना है, आई है, और इसकी फाइनाइट लेंथ कितनी है, एल है, इसके बगल में कोई पी पॉइंट होगा, तो क्या वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, नहीं, आप ये मत समझना कि वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा, उसकी वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी होगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो एक फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट आपको याद करना होता है, ठीक है, वो एक फॉर्मूला वैसे ये है, म्यू नॉट अपॉन में 4π और I/R, और होता है क्या, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये एक फॉर्मूला है, सीधा ही मैं बता दे रहा हूं कैसे आए, अभी ड्राइव तो करेंगे नहीं, हम एक काम करते हैं, हम पी पॉइंट का इस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस ले लेते हैं, इस पी पॉइंट का फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, यही है। तो देखो अब आपको पता ही है r डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया पी पॉइंट का फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर से। इसके दो एंड है भाई, फाइनाइट वायर के एंड होंगे, ये इसका एक एंड है, फर्स्ट एंड है, या सेकंड एंड बोल दो, ये सेकंड एंड है, या किसी को ऊपर वाले को फर्स्ट एंड, नीचे वाले को सेकंड एंड बोल दो। फाइनाइट है तो एंड होंगे। तो पी पॉइंट से इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी दिखाने के लिए कि भाई ये देखो ये रहा इसका एक एंड, यहाँ एक एंड है, यही है, और एक एंड ये रहा, तो ये भी एक एंड है, एक एंड ये हो गया, तो दो एंड है इसके। ये वायर नहीं है जो ये मैंने ड्रॉ की, ये वायर नहीं है, तो बताने के लिए कि एक एंड यहाँ जुड़ रहा है और एक एंड यहाँ जुड़ रहा है, तो ये है वायर। भाई वायर तो ये है, ये रही वायर, वायर तो ये है, और ये एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। नीचे वाला जो एंड है, नीचे वाला एंड ये जो है, और इसको सेंटर मान लेते हैं वायर का इस समय, तो यहाँ पे इसको सी मान लिया, ये वायर का सी। तो सेंटर से नीचे कितना एंगल बन रहा है, तो सेंटर के नीचे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो मान लो किसी को भी φ1 φ2 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो सेंटर से ऊपर वाले एंगल के लिए φ1 ले लिया और सेंटर के नीचे वाले एंगल के लिए क्या ले लिया, φ2। तो देखो ऐसे है, ये पी पॉइंट था, ये उस एंड तक जाने के लिए कितना एंगल बन रहा है, उस वो एंड पी पे कितना एंगल बना रहा है, φ1 एंगल बना रहा है, और ये था, और नीचे वाले एंड तक जाने के लिए कितना एंगल है, φ2 एंगल है। तो देखो पी पॉइंट था, पी पॉइंट का वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, r है, और ये जहां टच कर रहा है वायर को वो क्या है, पॉइंट सी है। ये एक एंड है, इस एंड को हम नाम देना चाहें तो दे दो, ये A1 एंड है, ये E1 E2 भी दे सकते हो, E1 एंड है और ये E2 एंड है, दो एंड है। तो पी पॉइंट से पी पॉइंट को E2 एंड तक मिलाने के लिए कितना एंगल बनाना पड़ेगा, φ1, और पी पॉइंट को E2 एंड तक मिलाने के लिए कितना एंगल बनाना पड़ेगा, φ2। तो ये φ2 एंगल आया और ये φ1 एंगल आया, ठीक है, ये दो एंगल हो गए। तो हमें पता है कितना हो जाता है, तो फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और वो होता है I बाय आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो पता ही आपको कांस्टेंट है, I बाय आर, I है करंट इन दी वायर, R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम दी वायर, इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। तो ये फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर के बगल में कोई पी पॉइंट है, तो वहां पे आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ एंगल हो जाता 60 डिग्री और यहाँ एंगल हो जाता भाई 30 डिग्री, तो आप वैल्यू डालते, ठीक है, और करंट मान लो होता 2 एम्पियर, करंट होता 2 एम्पियर, ठीक है, और आर जो है, आर मान लो 10 सेंटीमीटर होता, तो आप सारी वैल्यू डाल सकते हो। तो आपको पता है बी इक्वल टू किसके बराबर है, बी इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाय आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, सही है। φ1 कितना है भाई, 60 है, तो ये साइन 60 हो गया। φ2 जो है वो कितना है, φ2 जो है वो 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। करंट कितना है भाई, करंट 2 एम्पियर है, तो ये 2 हो जाएगा I। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की सीधी वैल्यू ही होती है, मैंने आपको बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -7। आर कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा 10 की पावर -1, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर -6।
ये साइन 30 कितना होता है? तो साइन 30 कितना होता है भाई? 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। और साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो क्या इसमें से क्या ले सकते हो? हाफ बाहर ले सकते हो, तो हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा √3 + 1 × 10⁻⁻6 टेस्ला। वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो, आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप इसकी वैल्यू डाल दो, तो √3 की वैल्यू डाल दो 1.732 की वैल्यू डाल दो। कितनी हो जाएगी भाई ये वैल्यू? 2.73। कितने टेस्ला आ जाएगा? कितना टेस्ला? अगर और कोई, कई बार ऐसे होता है कि ये एंगल भी 45 डिग्री का होता है, नीचे वाला एंगल भी 45 डिग्री का होता है, तो आपको पता ही है तब कितना हो जाएगा? तब φ1 φ2 है, तो B = कितना हो जाएगा? μ0/4π I/r। और ये आ जाएगा, इसे बोलेंगे sin 45 + sin 45। sin 45 + sin 45 कितना हो जाएगा? ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। कितना हो जाएगा? ये 2/√2। ये हो जाएगा √2। √2 हो गया। और करंट तो हमें पता है कितना है भाई? करंट 2 है एम्पियर, और आर कितना है? 10⁻⁻1 मीटर। μ0/4π क्या है? 10⁻⁻7। कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 है। कितना आ जाएगा भाई? ये 2√2 × 10⁻⁻6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा P पॉइंट। तो इस तरीके से हम फाइनाइट का भी निकाल सकते हैं। फाइनाइट का बस ये यूज करना होता है, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में तो नहीं है कहीं से भी जरूरत, ठीक है। एंट्रेंस में तो आते हैं, तो मैंने बता दिया एक बेसिक सब फॉर्मूला था, ठीक है। अगली चीज देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। एक आप खुद से करो, ठीक है, आप खुद से करो। एक स्क्वायर लूप ले रहा हूं मैं, ये मेरा एक स्क्वायर लूप है, तो ये एक स्क्वायर लूप है, और ये करंट कैरिंग लूप है। इसमें करंट चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे 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 क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। नाम दे देते लूप को MNOP, कुछ भी नाम दे दो, ABCD। ये हो गया। इसमें करंट जो भी है, तो मान लो कितने एम्पियर का करंट है? 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है भाई? M to N, N to O, O to P, P to M, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें एक और चीज देखते हैं अब। मान लो स्क्वायर लूप है, और इसकी जो लेंथ है, साइड जो है, उसको ए भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो। तो इसकी जो साइड है, ए बोलो या एल बोलो, कुछ भी बोलो, साइड मान लो 10 सेंटीमीटर की या 20 सेंटीमीटर की साइड ले लो। तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर लूप है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप नहीं है, ध्यान देना। एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, और जिसका सेंटर ओ पे है, और करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट 4 एम्पियर है, और साइड जो है 20 सेंटीमीटर है। तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। करना बेटा, ये तुम्हारे पास 5 मिनट है, करो जल्दी से।
1.6 into 10 to the power minus 7. बेटा इतनी आसानी से नहीं होगा ये। अच्छा डायरेक्शन बता किधर है? अंदर की तरफ। डायरेक्शन हाँ इनवर्ड नॉर्मल है क्योंकि क्लॉकवाइज करंट होगा। और इसमें ये वाला लगेगा, इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी मैंने बताया। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा बेटा इनफाइनाइट वाला लगेगा। ओ इनफाइनाइट कह रहा, फाइनाइट वाला लगेगा जो अभी मैंने कराया था, sin phi1 प्लस sin phi2 वाला। 2 pi r वाला वही लगाया सर। वही लगाया है? जी सर। कल 1 मिनट 1-2 बच्चों का और आ जाने। अरे थर्ड चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम है? टॉपिक वॉपिक किसी में? हेलो जी सर। ठीक है, हो गया। प्रॉब्लम है तो बेटा वो गूगल फॉर्म भेजा था उसमें तुम डाल देते, वो जो भी क्वेश्चन जी सर आज भेजूंगा सर। आज भेजेगा, ठीक है। वो कल सुबह ले लेंगे, फिर डाउट क्लास 10 बजे ले लेंगे। फिजिक्स की है, चैप्टर 3 की लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। डाउट की ले लेंगे 1-1.5 घंटे की। तो जो टॉपिक है, कोई एक आधा टॉपिक कम समझ आया हो या कोई चीज होगी तो उसमें फॉर्म में भर के दे देना, टॉपिक तो वैसे ही बता दो। So 1 into 10 की पावर minus 6 आ रहा है इसका। कल मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट। देख बेटा बहुत आसानी से देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा वो देखते हैं। एक बात बताओ, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसको ओ ही बोल दिया, ओ रिपीट हो गया, ओ डैश बोल दो यार, ठीक है। रिपीटेशन कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है, कितना होगा, यही तो आपके लिए आर है। आर कितना होगा आप बता सकते हो? आर कितना होगा? ये सेंटर है भाई इसका स्क्वायर का, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो आर कितना होगा? ये भी तो आर होगा। अरे इधर से ये भी तो क्या होगा? ये भी आर होगा। तो पूरा डिस्टेंस कितना हुआ? 2r कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो आर कितना हुआ भाई? आर कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। यही है। अब अगर मैं इसको काट दूं, ये कोने से काट रहा हूँ, एक छोटा सा इधर कट लगाया, इधर छोटा सा कट लगाया, फाइन कट इधर, फाइन कट इधर। तो देखो ये तीन फाइनाइट स्टेट वायर हो गई, करंट कैरिंग वायर हो गई, 1 2 3 और 4। यही है। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, इसमें इधर आ रहा है। अब अगर मैं इसके एंड्स को जोड़ू, इस पॉइंट से इसका ये वाला एंड जोड़ दूं, इस पॉइंट से इसका ये वाला एंड जोड़ दूं, ये मैंने 2 एंड जोड़ दिए, ये 2 एंड जोड़ रहे हैं, एक ये एंड और एक ये एंड। तो आप बता सकते हो क्या होगा? ये वाला, ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल φ1 था, और ये एंगल, ये वाला यहां से जो है ऊपर वाला एंगल कितना? φ1, नीचे वाला एंगल कितना? φ2। तो ध्यान देना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये इसको क्या करेगा? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ये जो यहां से जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन इसको परपेंडिकुलरली क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, यानी जितना CNM का मिड पॉइंट होगा या MN का मिड पॉइंट होगा C। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर के लिए जो एंगल बनेगा वो 45 बनेगा, और नीचे के लिए जो एंगल बनेगा वो भी 45 बनेगा, क्योंकि बराबर बराबर है ना बेटा। क्या है? बराबर है। ये भी बराबर, ये भी बराबर, और ये पूरा एंगल 90 होगा। आपको पता है पूरा एंगल 90 होगा, क्योंकि ये पूरा जो एंगल होता है, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 90 है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल्स जो है स्क्वायर के क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? अगर हम देखेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? तो ये वाला है φ1 और नीचे वाला कितना है? एंगल φ2। तो बस एक के लिए निकाल ले, तो इस एक के लिए किधर आएगा? देखो करंट किधर जा रहा है भाई इसमें? ऊपर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? मान लो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है, वो किधर होगा? अंदर। तो ये इसमें करंट इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 भी अंदर। इसमें करंट नीचे आ रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B3 अंदर।
इसमें करंट इधर जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B4 अंदर। तो आप खुद ही देखो, इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड लिया, थंब की डायरेक्शन में करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इस वायर की वजह से B1 है तो B1 अंदर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है तो B2 अंदर है, इसकी वजह से इसमें करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड B3 है तो B3 अंदर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B4 है तो B4 अंदर है। तो सबके लिए सेम आएगा, ध्यान देना, B1 बराबर आएगा B2 बराबर आएगा B3 इक्वल आएगा B4, यही है। क्योंकि इधर भी अगर आप बनाते ना, इधर भी आप बना लोगे यही, तो यहाँ मिड पॉइंट जोड़ोगे तो ये एंगल φ1 φ2 फिर क्या आएगा 45 45 ही आएगा, कहीं पे बना लो। मैं तो एक बना लिया, ऐसे कितने बन जाएंगे, ऐसे बनाना चाहो तो कितने बन जाएंगे, एक ही है एक ही है एक ही है एक ही है, जो इसका आएगा वो इसका आएगा वो इसका आएगा वो इसका आएगा, ठीक है। तो हम ये इक्वल आ गए, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो B1 निकाल लो कितना आ जाएगा, पहली वाली वायर की वजह से निकाल लो, इसकी वजह से फाइनाइट लेंथ की, म्यू नॉट अपॉन में क्या होगा 4 पाई और कितना होगा I/R और साइन φ1 प्लस साइन φ2, φ1 45 φ2 45 साइन 45 1/√2 साइन 45 1/√2 दोनों क्या हो जाएंगे 2/√2 यानी √2 हो गया। I कितना है बेटा 4 एम्पियर है, R कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 10 की पावर -1, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की तो वैल्यू होती है पूरी 10 की पावर -7, कितना आ जाएगा 10 की पावर -6, यही है, ये B1 है, इतना ही B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड भाई B1 भी अंदर B2 भी अंदर B3 भी अंदर B4 भी अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, यही है। और क्योंकि सब बराबर है तो B2 भी B1 है B3 भी B1 है B4 भी B1 है, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स B1, तो B1 की वैल्यू डाल दो, कितनी है B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू है 4√2 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, कितना हो जाएगा 16√2 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। B1 नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, किसकी वजह से भाई, पूरे स्क्वायर लूप की वजह से, और किधर होगा बेटा वो इनवर्ड नॉर्मल, किधर होगा इनवर्ड नॉर्मल, 16√2 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला क्या होगा इनवर्ड नॉर्मल। अरे आया समझ नहीं आया बेटा, आ गया समझ, हेलो सर हाँ बेटा, यस सर। सर मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो किसी एक पॉइंट को एक ही दिखाता है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये चारों लाइन का कैसे दिखाएगा फिर वो। अरे एक मान ले, एक बात बता, मान ले खूब सारी वायर रखी हुई है कमरे के अंदर, तो किसी एक पॉइंट पे क्या उस एक किसी एक वायर की वजह से होगा भाई, हर वायर की वजह से होगा, तो हर वायर की वजह से जो होगा उस पॉइंट पे हर वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और सबका वेक्टर सम कर दो, सबका। सर ये तो हमने काटा है ना, ये तो वैसे तो जुड़ा हुआ था ना ये। क्या, अरे ये तो समझाने वायर के तो लिए बताया, ये तो यार तेरे को समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से कर देंगे ना फाइनाइट के लिए, काट के तो मैंने समझाने के लिए ठीक। बताया, काटना थोड़ी नहीं है, ठीक नहीं समझा ठीक बिना है काटे निकल जाएगा। ये ठीक तो है सर। ये तो मैं तुझे समझाने के लिए कि काट देंगे तो देखिए एक क्या हो गया, ये एक फाइनाइट लेंथ की वायर हो गई ना, तो फाइनाइट लेंथ की वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेंटर था O डैश, और ये फाइनाइट लेंथ की वायर से कितने डिस्टेंस पे था, फाइनाइट लेंथ की वायर से कितने डिस्टेंस पे था, R डिस्टेंस पे था, R कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, तो एक की वजह से निकाल लो उसका 4 टाइम्स कर दो, एक की वजह से निकाल के उसका 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है अगला देखते हैं बेटा, एक टॉपिक लिखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, magnetic field due to current carrying hollow cylinder,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग होलो सिलेंडर। करंट कैरिंग होलो सिलेंडर है, होलो मतलब खोखला, समझो एक पाइप, मेटल की पाइप। अरे मेटल की जो पाइप है, एक स्ट्रेट मेटल की पाइप है, एक स्ट्रेट मेटल की पाइप है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो है तो वो खोखला, अंदर से होलो है, अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, मेटल की है, तो करंट सिर्फ सरफेस से जाता है, करंट सिर्फ सरफेस से जाता है। पाइप तो सबने ही देखी है, मेटल की पाइप तो देखी होगी, ठीक है। तो मेटल की पाइप सिलेंडर ही तो होता है, तो सिलेंडर तो है ये, क्या एक सिलेंडर है। सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर स्ट्रेट ही है, तो सिलेंडर स्ट्रेट ही होता है, कितनी भी लेंथ का हो सकता है। हम काफी लॉन्ग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लॉन्ग में जो भी लॉन्ग वाले केस होंगे सारे इनफाइनाइट वाले केस मान के करते हैं। क्या मान के चल करते हैं? जो भी स्ट्रेट कंडक्टर होता है, वेरी लॉन्ग या लॉन्ग, वो सारे इनफाइनाइट लॉन्ग ही मान के करना पड़ता है, ठीक है। उसे हम फाइनाइट नहीं मानते, लॉन्ग या वेरी लॉन्ग को भी हम इनफाइनाइट मानते हैं, उसे फाइनाइट लेंथ नहीं मानते। तो एक सिलेंडर है, लेकिन आपको पता है कैसा सिलेंडर है? होलो सिलेंडर, अंदर से खोखला है। ये लो, होलो अब थोड़ा लगेगा आपको, तो होलो सिलेंडर है। कैसा है? होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर हो गया, ठीक है। होलो सिलेंडर है तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है भाई। इसकी थिकनेस मैंने नहीं दिखानी थी, ध्यान देना, थिकनेस तो ना के बराबर है। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस इसकी नेग्लेजिबल है। ये तो मैंने दिखा दी बोर्ड में ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये एक होलो सिलेंडर है, पता चले देखने पे, ठीक है। ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस जो बीच में से एक लाइन जा रही है, तो ये एक्सिस हो गया, तो ये एक्सिस हो गया सिलेंडर का। तो देखो ये एक होलो सिलेंडर है, मान लो मेटेलिक सिलेंडर है, थिकनेस बहुत कम है, नेग्लेजिबल थिकनेस का है, तो एक मेटेलिक होलो सिलेंडर है, नेग्लेजिबल थिकनेस का, और ये इसका एक्सिस हो गया। क्या हो गया? ये इसका एक्सिस हो गया। अब देखो इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, करंट कैरिंग है, तो करंट देखो अंदर तो होलो है, अंदर तो एयर है भाई, बाहर भी एयर है, तो करंट सिर्फ कहां से जाएगा? करंट सिर्फ सरफेस से जाएगा। करंट सिर्फ कहां से जाएगा बेटा? सरफेस से जाएगा। अंदर से करंट जा सकता है? अरे अंदर से करंट जा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि होलो है ना भाई, पाइप के अंदर तो हवा है, तो उसमें से थोड़ी करंट जाएगा, सरफेस से करंट फ्लो करेगा, तो सरफेस से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है। इसकी वजह से किसी बाहर एक पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इसकी वजह से बाहर कोई पॉइंट लिया मैंने और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो जो करंट है वो ध्यान देना सरफेस से ही पास करेगा। कितना करंट है? मान लो आई करंट है, तो इसके जस्ट बगल में हमने एक पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया बेटा? पी पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया? पी पॉइंट। ये पी पॉइंट एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? पी पॉइंट का एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? पी पॉइंट का एक्सिस से मान लो डिस्टेंस है आर। पी पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है? पी पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस मान लो आर है। आर क्या है? डिस्टेंस है किसका? पी पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, होलो सिलेंडर, यही है। और ये करंट कैरिंग स्टेट होलो सिलेंडर है। तो जस्ट बाहर हमने जो पॉइंट लिया है पी पॉइंट, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस होलो सिलेंडर की वजह से वो निकाल सकते हैं हम। वही लगाना है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ, वही सेम आ जाएगा। तो ये पॉइंट इस समय है कहाँ पे? ये पॉइंट है आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर है ये पॉइंट। ये पहला केस है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जस्ट आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर है, सिलेंडर के जस्ट बाहर है, सिलेंडर के जस्ट बाहर है ये पी पॉइंट। और ये पी पॉइंट जो है वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। और इस पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग होलो सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे,
मैंने आपको बताया है जब भी एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो आपको एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा सर्कुलर, अगर पॉसिबल है तो। हर केस में देखो, कुछ केस में सर्कुलर पॉसिबल नहीं होते, पर अधिकतर केस में सर्कुलर पॉसिबल होते हैं। तो सर्कुलर लूप पॉसिबल है, तो एक सर्कुलर लूप बनाना पड़ेगा और वो सर्कुलर लूप पी पॉइंट से जाना चाहिए। वो सर्कुलर लूप पी पॉइंट से पास करना चाहिए, तो सर्कुलर लूप पी पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक सर्कुलर लूप बना लिया। तो ये क्लोज लूप है कि नहीं है? बिल्कुल क्लोज लूप है। ये एक क्लोज लूप है, यानी एक लूप है। कैसा लूप है भाई? क्लोज लूप है और सर्कुलर है। कैसा है? और सर्कुलर है, सर्कुलर क्लोज लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखते हैं। तो अगर होलो सिलेंडर है तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। होलो सिलेंडर से आप बहुत दूर चले जाओ, आपको लगेगा वो एक स्टेट करंट कैरिंग वायर ही है। तो यानी वही मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से आता है। आप लेकिन हमें निकालना तो एम्पियर सर्किटल लॉ से ही है। तो हम राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड में करंट किधर की डायरेक्शन में? करंट ऊपर की डायरेक्शन में। तो राइट हैंड लिया, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? पी पॉइंट पे। उंगलियां किधर जा रही है बेटा? अंदर। करंट ऊपर है तो फिंगर अंदर है, इनवर्ड नॉर्मल, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और यहाँ छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल। क्या ले लिया हमने? डीएल ले लिया। तो किसका? लूप का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। तो आउटसाइड दी सिलेंडर की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने में क्या दिक्कत है? बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, यहाँ क्लोज लूप आपका सर्कुलर लूप है, इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। भाई पूरे सिलेंडर की सरफेस में से कितना करंट जा रहा है? टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। पूरे होलो मेटेलिक सिलेंडर में से कितना करंट जा रहा है? भाई सरफेस में से करंट फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेट कर दो। तो बी भी अंदर है, इनवर्ट नॉर्मल, डीएल भी अंदर है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 0। तो बी डॉट डीएल को क्या लिखेंगे? बी डीएल कॉस थीटा। थीटा क्या है? बी और डीएल के बीच का एंगल। बी भी इनवर्ट नॉर्मल है, डीएल भी इनवर्ट नॉर्मल है, थीटा कितना हो गया? 0, तो कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1, तो हटा दो 1 तो। ठीक है, सर्कुलर लूप लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप पे क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा पूरे लूप मैग्नीट्यूड में। इसमें मैग्नीट्यूड में। और इंटीग्रेशन डीएल करो, डीएल को इंटीग्रेट कर दो, डीएल को आप इंटीग्रेट कर दो। तो डीएल को आप पूरे डीएल को इंटीग्रेट करोगे, कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डीएल कितना आ जाएगा? इसका सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आ गया जितना कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से आता है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस हो जाएगा ऑन द सरफेस। सेकंड केस हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो सरफेस पे लाने के लिए मान लो सिलेंडर का अपना भी तो रेडियस होगा। सिलेंडर का अपना रेडियस कितना होगा? सिलेंडर का अपना रेडियस होगा कैपिटल आर। ये रेडियस, ये सिलेंडर का अपना रेडियस है। भाई पी पॉइंट को पास लाते जाओगे, मैं इस पी पॉइंट को पास ला रहा हूं। पी पॉइंट यहां था, अब मैं पी पॉइंट को और पास ले आया, फिर मैं पी पॉइंट को और पास ले आया, लाते लाते मैं कहां ले आया? जस्ट सरफेस पे ले गया, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। कहां ले आया? ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो पी पॉइंट आ गया ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो ध्यान देना, पी पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो स्मॉल आर था। तो अब स्मॉल आर क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पी पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। दोनों इक्वल हो गए कि नहीं इक्वल हो गए? जब पी पॉइंट दूर से पास आता जाएगा तो क्या होता जाएगा? आर घटता जाएगा, आर घटता जाएगा, आर घटता जाएगा।
और एक समय हो जाएगा कि R इक्वल टू कैपिटल आर। तो R इक्वल टू कैपिटल आर, पॉइंट कहाँ आ गया? ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। कहाँ आ गया पॉइंट? P पॉइंट आ गया ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की सरफेस पे आ गया। तो रहेगा सेम ही, R की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल R आ जाएगा। तो ध्यान देना, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। चाहे दुनिया का कोई भी सिलेंडर हो करंट कैरिंग, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होल हो, सरफेस पे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। अभी आप समझ भी जाओगे क्यों मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। कोई नहीं, अंदर जस्ट अंदर थर्ड केस में बता दे रहा हूँ जल्दी से बेटा, ठीक है, टाइम खत्म हो जाएगा। तो अंदर अगर P पॉइंट चला गया, अगर P पॉइंट अंदर चला गया, तो P पॉइंट अंदर चला गया है, तो अंदर आप एक क्लोज लूप बना लो, अंदर लूप बना लो। अब अंदर अगर आप लूप बनाओगे और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे, तो लगाओ है एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट DL, P पॉइंट सिलेंडर के अंदर चला गया, होलो सिलेंडर के अंदर चला गया, तो B डॉट DL का इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दी लूप। अरे अब लूप में से कितना करंट जा रहा है? लूप में से तो करंट जा ही नहीं रहा, लूप के बाहर है करंट, क्योंकि लूप तो सिलेंडर के अंदर है और बाहर बाहर करंट जा रहा है।